नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इतने समय आपका टॉपिक चल रहा है और बहुत डिटेल से चल रहा है। मतलब कि आपको बैकग्राउंड देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट आसानी से याद हो जाए। है जितना भी संविधान सभा से संबंधित फैक्ट और कॉन्सेप्ट होगा, सब कुछ मास्टर आपको देगा। बस आपसे यही उम्मीद करता है कि आप अपना नोट्स जरूर से जरूर क्रिएट करें। वो आपकी अपनी बुक होगी, आपकी अपनी शब्दावली होगी, आपके अपने नोट्स और आपके अपने माइंडसेट्स के जो है शब्दावलियां या सेंटेंस होंगे, आपको अपडेट करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो गया है। संविधान सभा का एक वीडियो हमने आपको डिलीवर कर दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के उसको आप देखें तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा, एक क्रोनोलॉजी आपको मिलेगी। फिर आपको समझने में पॉलिटी आसान होगी कि हाँ, पॉलिटी वाकई जो है सिलेबस के अनुसार, एक स्थायी और दीर्घकालिक उपबंधों के अनुसार किस प्रकार एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना चाहिए। आते हैं फिलहाल संविधान सभा पे। और संविधान सभा में हमने पिछले वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताया। क्या बताया? कि एक तो संविधान सभा क्या होती है, इसको लेकर के बताया क्या है ये। और फिर उसके बाद हमने बताया कि इसकी जो मांग हो रही थी, वो मांग कब कब हुई। तो हमने 1922 में गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों में कहा कि गांधी अपने राष्ट्रीय आंदोलनों में 1922 से ही डिमांड करते आए हैं कि भारत की संविधान सभा एक होनी चाहिए और यह संविधान सभा भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार भारत के संविधान का क्या कर सके, निर्माण कर सके। फिर उसके बाद 1925 में हमने बताया कि दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है जहां पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है। गांधी उसकी अध्यक्षता करते हैं, वहां पर भी डिमांड चल रही थी। 1928 में हमने बताया कि साहब यहां पर नेहरू रिपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगी। इस नेहरू रिपोर्ट में भी एक अध्यक्षता आपको, इस नेहरू रिपोर्ट में भी एक मांग दिखाई पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बताया 1934 में एम एन राय इनके द्वारा, जो स्वराज पार्टी के लीडर हैं, पहली बार औपचारिक डिमांड इनके द्वारा आपको दिखाई पड़ेगी। फिर कांग्रेस के कुछ अधिवेशन होते हैं, जैसे आपको पहला जो अधिवेशन दिखाई पड़ेगा, उस पहले अधिवेशन में आपको फैजपुर अधिवेशन दिखाई पड़ेगा, जो कि 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं, यहाँ पर भी मांग दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, सुभाष बाबू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है संविधान सभा की मांग। फिर उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन भैया? तो आपने बताना है त्रिपुरी अधिवेशन, और ये 1939 में हुआ था। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन लास्ट में जो है एक कौन अध्यक्षता करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद साहब इसकी अध्यक्षता करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ जो है आपको संविधान सभा की मांग दिखाई लगातार पड़ती रहेगी। फिर भारत में ऐसा एक दौर आता है 1940 का दौर, मैंने आपको बताया बैकग्राउंड के साथ। यहां पर आपको द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता दिखाई पड़ेगा। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि हिटलर की असाधारण विजय तथा हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस इनका पतन, और ब्रिटिश सरकार काफी कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसे में भारत का जो वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो, उसने एक समझौतावादी दृष्टिकोण या पॉलिसी अपनाई और भारत में आकर के भारतीयों को यह कहता है कि भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हों, ब्रिटिश सरकार की सहायता करें, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश सरकार पार्टिसिपेट कर सके। है यहां पर एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें संविधान सभा की जो लगातार मांग की जा रही थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या किया? स्वीकार कर लिया। ये बातें क्लियर हुई। फिर अगस्त प्रस्ताव में क्या कुछ प्रावधान था, उस प्रावधान को लेकर के हमने डिस्कस किया, है ना। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लेकर के बातचीत किया। गांधी के कुछ स्टेटमेंट थे, उसको लेकर के। तो मेरा ये कहना है, पिछला वाला क्लास देखने के बाद एक क्लास आप देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज एक आप नई हेडिंग डालिएगा, क्रिप्स मिशन। क्या डालिएगा भैया? क्रिप्स मिशन डालिएगा। यहाँ देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा कि मास्टर जो है ये हिस्ट्री के सेगमेंट पढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है। आपको हिस्ट्री के वही सेगमेंट पढ़ा रहा हूं कि जो पॉलिटी और
कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। आपको मैं एक बेस देने का काम कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट देने का काम कर रहा हूँ, ताकि आपको फैक्ट आसानी से कॉन्सेप्ट बेस याद रहे। और फिर यहाँ से बार बार क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव से आया है, क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आया है, बेबल समझौता से पिछले जो है 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, उसकी कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को लेकर के, हिंदू और मुसलमानों की संख्या चूंकि उसमें बराबर होती थी, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद जो है शिमला समझौता होता है, कैबिनेट मिशन बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई चीज मैं नहीं छोड़ सकता, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाऊंगा ना तो मुझे दिल से जो है दुख होगा, इसलिए कि मैंने वो गलतियां की, तो आप वो गलती ना करो। इसलिए मास्टर आपके पास जब आता है तो तैयार होकर आता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है और एक एनालिसिस करके आता है, ताकि आपको सब कुछ वो मिल सके जो आपकी ज़रूरत है। ठीक है ना? तो एक हेडिंग आप डालिएगा, उस हेडिंग का नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक है, लिखना जरा, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। अब ये जो क्रिप्स मिशन है, सर स्टफर्ड क्रिप्स हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन की कैबिनेट के एक सदस्य होते हैं सर स्टफर्ड क्रिप्स। एक इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता क्या बोलें तो मतलब कि एक ही मेंबर थे और यही इसके लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है सर स्टफोर्ड, सर स्टफोर्ड स्टफोर्ड क्रिप्स। अभी समझना जरा, ये जो मिशन था यह एक सदस्यीय मिशन था, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक सदस्यीय क्या था? मिशन था, है ना? और एक सदस्य कौन वो आए थे? सर स्टफर्ड क्रिप्स आए थे। कौन आए थे भैया? सर स्टफर्ड क्रिप्स आए थे। आपको यही सदस्य जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी सर स्टफर्ड क्रिप्स मिलेंगे, एवी अलेक्जेंडर मिलेंगे और पैथिक लॉरेंस आपको मिलेंगे अध्यक्षता करते हुए। खैर वो तो बात की बात है, पहले इसको देखना जरा, एक सदस्यीय मिशन। अब ये जो मिशन आता है क्यों आता है? सवाल ये है कि पहले हम ये तय कर लें कि क्यों आता है, फिर ये तय करेंगे कि इसमें प्रावधान क्या किया गया था, फिर हमारे लिए ये कितना सही था, कितना खराब था, इन पर बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो समझना जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, भारत क्यों आया, तो आप क्या बताओगे कि ये भारत क्यों आता है? एक तो ब्रिटिश जो जनमत है ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत कमजोर महसूस कर रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसके जो साथी थे वो पतन की कगार पर थे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार काफी नाजुक, काफी कमजोर महसूस कर रही थी। उसने क्या किया कि उसकी जो जनता थी, मतलब ब्रिटेन की जो जनता थी, ब्रिटेन की आम जनमानस, उसका बड़ा प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश सरकार पर, कि भारत को अब समय आ गया है कि भारत को अब आजाद करिए। लिखना जरा, ब्रिटिश जनमत का बढ़ता प्रभाव, ये आपको लिखना है। पहला है ब्रिटिश जनमत का, जनमत का बढ़ता प्रभाव। ब्रिटिश जनसंख्या का या ब्रिटिश जनमत का, जो ब्रिटेन के लोग थे उनका यही कहना था कि अब भारत को आजाद करिए, अब वो समय आ गया है। दूसरा, जापान की, जापान की विजय, ये भी इनको चिंता सताई जा रही थी। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, तीसरा लिखना जरा, अंतरराष्ट्रीय दबाव, अंतरराष्ट्रीय दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर। इसमें ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, अलग अलग देशों का अलग अलग प्रकार का प्रेशर था, तो इंटरनेशनल प्रेशर यहां पर दिखाई पड़ेंगे। फिर आपको जो है भारत के जो इतने समय कुछ आंदोलन गांधी के नेतृत्व में हो रहे थे, वो आंदोलन का भी एक बड़ा भय था कि कहीं भारतीय आक्रोश में आकर के एक ऐसा आंदोलन ना खड़ा कर दें कि कई लोग मारे जाएं, ब्रिटिशर्स या अंग्रेजी लोग मारे जाएं या अंग्रेजों का बहुत नुकसान हो। तो
एक आंदोलन का भय था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलनों का दबाव, राष्ट्रीय आंदोलनों का दबाव एक अन्य फैक्टर था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार काफी कमजोर हो गई थी, एक ये भी कारण था। लिखना जरा, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार कमजोर हो गई थी, एक इसका प्रेशर था। एक यह भी प्रेशर था कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा का, उदारवादी नेताओं का तथा देशी रियासतों का अलग प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि अब बहुत हुआ, अब आज़ाद करिए, बहुत शोषण किया आपने। देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिखना जरा, एक पॉइंट और भी आपको लिखना है। कौन सा पॉइंट? हिंदू कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी नेताओं और देशी रियासतों का बढ़ता दबाव। तो एक कुछ 6-7 फैक्टर थे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्यों क्रिप्स मिशन भारत आता। अच्छा, एक डेट आपको याद रखनी चाहिए, एक क्रिप्स मिशन कब भारत आता है, तो आपको बताना है कि साहब ये 22 मार्च 1942 को आया। कब आया? आप बोलेंगे कि मास्टर ए मेन चीज तो बता ही नहीं रहा है। जो पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी में, कभी कभी आपसे क्रोनोलॉजी में डेट वगैरह को लेकर के क्वेश्चन, तो वहां पर आपको समस्या होगी, ठीक है ना। तो ए आपने बताया कि भाई भारत में क्यों ए आया, कौन? क्रिप्स मिशन भारत क्यों आता है, तो यहां पर आप इन सब फैक्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई इन सारी चीजों के लिए आया था। चलें आगे, अब समझना जरा नेक्स्ट पेज का लिए। यहां पर आपको प्रावधान जो होगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा संविधान के रूपरेखा के बैकग्राउंड के लिए। लिखना जरा, प्रावधान, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। अब इसका आना जरा, और इसके आपको क्या लिखने हैं? प्रावधान, ठीक है। और प्रावधानों में पहला ये प्रावधान करते हैं क्या? पहला ये प्रावधान करते हैं कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। जो बातें जो है अगस्त प्रस्ताव में करते हैं 40 में, वही बातें यहां पर भी अभी ये जो है अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। अभी भी दिल में बड़ी टसक होगी इनके कि यार छोड़ करके जाएंगे तो काफी कुछ छिन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जग हंसाई होगी हमारी। तो अभी भी ये चाह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस ही दे देते तो ज्यादा सही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, ठीक ना। औपनिवेशिक राज्य इन द सेंस वही डोमेनियन स्टेटस, डोमेनियन स्टेटस, इसका दर्जा दिए जाने की बात करते हैं, ठीक है। चलें आगे, अब समझना जरा। भारत को एक तो डोमेनियन स्टेटस का दर्जा, दूसरा ये कहते हैं कि एक भारतीय संघ होगा जिसमें देशी रियासतें और प्रांत मिल करके जो है एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। और फिर इसमें भारत सरकार होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय होंगे, वगैरह वगैरह ये बात करते हैं। देखना जरा, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ का
और ये जो अखिल भारतीय संघ बनेगा ना, इसमें जो है कौन शामिल होगा, तो देसी रियासतें शामिल होंगी और आपका जो प्रांत हैं ये शामिल होंगे। इनसे मिल करके क्या बनेगा, अखिल भारतीय संघ बनेगा। ये जो है देसी रियासतों को बड़ी पापड़ बेलनी पड़ी सरदार पटेल को एकीकरण करने में, तब तो नहीं हो रही थी। देसी रियासतों ने मना कर दिया, ज्यादातर देसी रियासतों ने मना कर दिया, असफल रहा अखिल भारतीय संघ का कॉन्सेप्ट। खैर ये व्यवस्था अपनी करते हैं। और जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार उपनिवेश भारत पर जो है ब्रिटिश सरकार का रहा, ब्रिटेन का रहा, उसी प्रकार किसी टाइम पीरियड पे अमेरिका में भी रहा था। अमेरिका समझिएगा जरा, ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है वो बाप है, अमेरिका जो है वो बेटा है। क्यों बेटा है? इंग्लैंड से लोग जाते हैं व्यापार करने के लिए अमेरिका वाले क्षेत्रों पर, और वहां पर जाकर के कॉलोनियां स्थापित करते हैं, खूब ठाक डेवलपमेंट करते हैं। फिर वो लोग ब्रिटेन से ही नाता तोड़ लेते हैं जो ब्रिटेन के लोग गए रहते हैं। इसको कहते हैं कि हम उस जो है औपनिवेशिक राज्य जो था उसको ब्रिटेन से विच्छेद कर लेंगे। और यही कॉन्सेप्ट भारत के लिए रखा गया कि जिस प्रकार अमेरिका वगैरह ने ब्रिटेन से संबंध विच्छेद कर लिया या विच्छेद की स्वतंत्रता या अधिकार प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार भारत को भी दे दिया जाएगा। मतलब ब्रिटेन की सरकार से कोई मतलब नहीं, सारा कुछ जो है अब भारत में चलेगा। देखना जरा, ब्रिटेन से भारतीय संघ को, ये जो भारतीय संघ बनाया जा रहा है ना, इसी भारतीय संघ की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन से भारतीय संघ को विच्छेद विच्छेद होने का होने की स्वतंत्रता, लिख लीजिए, होने की स्वतंत्रता होगी। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? 3 पॉइंट हुआ ना। आगे आइए जरा, एक एक पॉइंट करके हम लोग बातचीत करेंगे, कोई भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना भैया? कोई भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं, और एक एक पॉइंट बकायदा आपको लिखना है, पूरा बकायदा लिखना है, ठीक है? चलिए आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रावधान कर रहे हैं कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहीं पर कंट्राडिक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि युद्ध के पश्चात पश्चात संविधान सभा सभा का निर्माण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रांतों व देशी रियासतों प्रांतों व देशी रियासतों के प्रतिनिधि प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आई? इनका ये कहना है कि जो संविधान सभा है वो संविधान सभा किससे मिल करके बनेगी, तो ये कह रहे हैं कि एक तो इसमें देशी जो रियासतें हैं, इन देशी रियासतें, इनके प्रमुख शामिल होंगे, इनके प्रतिनिधि, और जो प्रांत हैं इन प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, किसमें? संविधान सभा में। ठीक ना? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है ना यहां तक? फिर समझना जरा। अब यहीं पर बड़ी बड़ी जटिल स्थिति आ जाती है। क्या स्थिति आ जाती है? यह स्थिति आती है, अच्छा एक पॉइंट और लिखिए तब बताते हैं कौन सी जटिल स्थिति आती है। एक कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो कानून का निर्माण होगा, नियमों का निर्माण होगा, वो संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार मिल करके बनाएगी। वो लिखना पॉइंट, उसके बाद बता रहे हैं। अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए हितों के संरक्षण के लिए
संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा संविधान सभा मिलकर कानून का निर्माण करेंगे। कानून का निर्माण करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई ना? किसी प्रकार की समस्या? अब आना जरा ऊपर थोड़ा सा। यहां पर इनका कहना है कि जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाए। देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि भाई एक संविधान सभा होगी। ये जो संविधान सभा है, ये क्या करेगी? संविधान का तो निर्माण करेगी ना। संविधान का निर्माण ये क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। और मजे की बात है कि ये जो संविधान का निर्माण किया गया है, अब इसको स्वीकार करने वाले प्रांत और देशी रियासत होने चाहिए। इसमें क्या प्रावधान किया गया? जो क्रिप्स मिशन है, बहुत जटिला जो है क्रिप्स मिशन था। तो ये राष्ट्र की अवधारणा यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी, मतलब कि बांटो और राज्य करो की नीतियां, या फिर पाकिस्तान के अलग जो है स्वतंत्र प्रांत की अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक कहते हैं कि जो प्रांत हैं और जो देशी रियासतें हैं, प्रांत और देशी रियासतें, ठीक है ना। प्रांत चाहें तो जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया है, वो प्रांत चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? अस्वीकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अस्वीकार कर सकते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है ना भैया। चलें आगे। फिर जो देशी रियासतें हैं, इनको भी यही विकल्प दिया गया कि देशी रियासतें चाहें तो संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार कर सकती हैं, या फिर ये क्या कर सकती हैं? अस्वीकार कर सकती हैं। ये दो विकल्प दिया गया। अब एक बात आप बताइए, और यहां पर यह भी विकल्प दिया गया, स्वीकार करती हैं तो ठीक है, अगर अस्वीकार करते हैं कोई प्रांत तो इनको अपना अलग से संविधान, अलग से क्या संविधान निर्माण का अधिकार होगा। मतलब कि वह प्रांत अपना अलग से क्या बना सकते हैं? संविधान बना सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई ना? फिर देशी रियासतों के लिए यही विकल्प था कि स्वीकार करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर अस्वीकार करते हैं तो यह भी देशी रियासतें अपना अलग क्या बना सकती हैं? संविधान का निर्माण कर सकती। अब एक बात बताइए आप कि कोई भी प्रांत और देशी रियासत अगर अलग से अपना संविधान का निर्माण करेगी, तो क्या ये भारतीय संघ में शामिल होंगे? क्या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता कायम रहेगी? क्या उस लेवल का जो है एकता, अखंडता और बंधुत्व का भाव रहेगा? क्या उस प्रकार की इस लेवल की मानसिकता रहेगी कि भारत के लिए कट मरने की, या राष्ट्रवादिता का स्वरूप उनमें दिखाई देगा? ऐसा कुछ नहीं। ये द्विराष्ट्र की अप्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। अभी समझिए जरा, अभी पढ़ लीजिए, फिर बाद में हम इसको जो है एक मूल्यांकन पर आएंगे कि क्यों जो है समस्याओं का कारण बनाए। फिर समझना जरा, यहां पर कहा गया कि जिस संविधान को बनाया जा रहा है, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, ध्यान से सुनिएगा, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक भारत की सुरक्षा, तब तक भारत की सुरक्षा ब्रिटिश सरकार करेगी। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब संविधान जब तक लागू नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटिश सरकार जो है भारत की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, मूल्यांकन पर तरफ पहुंचते हैं। पूरा पॉइंट्स आपका मैंने आपको दे दिया, डिलीवर कर दिया। अब जो प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन जो था, उसमें
आपको एक तो कांग्रेस है और एक तरफ मुस्लिम लीग है। क्या है? मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी इस मिशन को क्या किया? अस्वीकार किया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि अब जो कांग्रेस मांग कर रही थी वो मांग स्वतंत्रता की थी। वो मांग क्या थी? स्वतंत्रता की थी। जबकि इस प्रस्ताव में डोमेनियन स्टेटस या औपनिवेशिक राज्य की बात की जा रही थी। किसकी बात? औपनिवेशिक राज्य की बात की जा रही थी। कांग्रेस ने इसलिए भी इसको अस्वीकार किया क्योंकि जो विकल्प दिया गया था कि प्रांत और देशी रियासत चाहे तो अपना अलग संविधान बना सकते थे, यहां पर द्विराष्ट्र की ये बात करते हैं। क्या करते हैं? द्विराष्ट्र की अप्रत्यक्ष बात, अप्रत्यक्ष ये बात करते हैं। तो ये तो विभाजन की बात कर रहे हैं ना, और हम विभाजन थोड़े चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने अच्छा, प्रत्यक्षली पाकिस्तान को जो है लेकर के किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान को लेकर के चर्चा नहीं होती है और इसकी पाकिस्तान की मांग लगातार मुस्लिम लीग कर रही थी कि हमको जो है एक अलग जो है पाकिस्तान चाहिए या एक अलग राज्य हमको बनाना है, देश बनाना है, जिसका कोई जिक्र ही क्रिप्स मिशन में नहीं था। पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो आपको अगर अब कोई पूछेगा कि क्रिप्स मिशन क्या था, उसके क्या प्रावधान थे, मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार का दुख दर्द अब नहीं होगा। एक मिशन आता है, एक योजना लाई जाती है 14 जून 1945 को, जिसको हम क्या कहते हैं? बेबल योजना कहते हैं। उसको लेकर के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और कल वाले क्लास में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन लेकर के, ठीक ना। यहाँ पर आइए जरा, एक हेडिंग डालिए, बेबल योजना। और ये जो वेबल योजना है ये कब आई थी? तो आपको बताना है 14 जून 1945 कब लाई गई थी? तो आपको बताना है कि 14 जून 1945 को लाई गई थी, ठीक है ना। अब ये जो वेबल योजना है, समझिएगा जरा, भारत के वायसराय हैं, भारत के वायसराय हैं लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल। ये भारतीय समस्याओं को ध्यान में रख करके, भारतीय समस्याओं को ध्यान में रख करके एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है वेबल योजना। वेबल क्या योजना? क्या इतनी बातें क्लियर ना? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं ना? अब यहां पर देखना जरा, इसमें कुछ प्रावधान करते हैं, मजेदार प्रावधान था, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में। वेबल योजना में ये प्रावधान क्या करते हैं? यह कहते हैं कि भाई जो गवर्नर जनरल है उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसका क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा, है ना। लिखना जरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा? विस्तार। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसमें केवल दो लोग अंग्रेज होंगे, मतलब कि एक तो खुद गवर्नर जनरल और दूसरा प्रधान सेनापति, जिसको कमांडर इन चीफ कहते हैं, प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति। ये जो है बेबल योजना के तहत आपका पहला वाला जो पॉइंट्स है वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का क्या होगा? विस्तार होगा। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का जो है पुनर्गठन किया गया। मतलब कि एक तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, समझिएगा जरा, यहां पर यही है कि ये पुनर्गठन ही हो रहा है, इसका विस्तार मतलब पुनर्गठन ही हो रहा है ना। तो दो लोग, एक तो गवर्नर जनरल और दूसरा प्रधान सेनापति को छोड़ करके बाकी सभी, यहां पर लिखिए जरा, बाकी सभी कौन होंगे? भारतीय होंगे, बाकी सभी भारतीय होंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? जो गवर्नर जनरल की ये कार्यकारिणी परिषद है, उस परिषद में
हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, इसको लेकर के क्वेश्चन आईएएस में पूछा कि किस योजना या कहां पर प्रावधान किया गया था कि हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या गवर्नर जनरल की परिषद में इक्वल होगी, बराबर होगी। अब मुसलमान 20%, हिंदुओं की संख्या 80%, किस लेवल से आप बात कर रहे हैं कि आधी आधी होगी? जरा भी औचित्यपूर्ण नहीं है, जरा भी प्रासंगिक नहीं है। भाई आप जनसंख्या के रेशियो में अगर बातचीत करते हैं तो भी समझ में आता। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो 80% है वो जो है 50%। अरे ये कौन सी बात हुई? तो यहां पर जो गवर्नर जनरल, लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल, इसकी जो परिषद होगी, इस परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, हिंदुओं और मुसलमानों, इनकी जो संख्या होगी, इनकी क्या, ऐसे कर लीजिए, इनकी संख्या ये क्या होगी, बराबर होगी। ये लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसमें क्या पूछा गया, कहा गया कि भारत में अंग्रेजों के व्यापार तथा अन्य देख रेख के लिए एक जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखना जरा, ब्रिटिश व्यापार व अन्य देख रेख के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जो लेकर के आपको जो है ध्यान में रखना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वेबल योजना को लेकर के, क्रोनोलॉजी के रूप में 14 जून 1945 आपको याद रखना है। फिर जरा आना शिमला समझौता, 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक नियर अबाउट ये क्या है, चलता है, ठीक ना। शिमला समझौता 25 जून, शिमला समझौता ए 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चलता है। इस शिमला समझौता क्यों बुलाया गया? बेबल योजना के बिंदुओं पर विचार करने के लिए। बेबल योजना के बिंदुओं पर विचार के लिए। हालांकि बेबल योजना में संविधान सभा के गठन की भी बात की गई थी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब में की जाती है तो इसमें भी की गई होगी, मतलब की गई थी। शिमला समझौता बेबल योजना के बिंदुओं पर विचार करने के लिए लाई गई थी। हालांकि इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका, कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखता शिमला समझौता। हाँ, इसके बाद जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो सेगमेंट आपका आएगा, वो सेगमेंट आएगा कौन सा, कैबिनेट मिशन का। वो सेगमेंट आएगा आपका कैबिनेट मिशन का। और एक कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स 2 अन्य सदस्य और भी थे इसके। ये आता है और पूरे संविधान सभा का बैकग्राउंड ये देकर के जाता है। तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, कल मिलते हैं कैबिनेट मिशन के साथ और पूरा डिटेल से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।